गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमारा परफॉर्मेंस टेस्टिंग कंप्लीट हो चुका था कल ही टॉपिक। आज हम स्टार्ट करें डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन इज़ द स्टेज इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एट विच एन एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम इज़ डेवलप्ड। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन क्या है, स्टेजेस हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, और इससे क्या होता है हमारा एक एग्जीक्यूटेबल सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया जाता है। ठीक है, हम जब डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इसकी वजह से ही हमारा एक सिस्टम तैयार होकर आता है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ आर इनवेरिएबली इंटरलीव्ड। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटीज़ जो होते हैं एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी इन विच यू आइडेंटिफाई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन ए कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, एक क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से कंपोनेंट्स हमको यूज़ करने हैं, उनके रिलेशनशिप्स क्या होने वाली हैं, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली मैट होंगी या नहीं होंगी। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स मैट नहीं होती हैं उन कंपोनेंट्स को यूज़ करने के बाद में भी, तो हम क्या करते हैं उसको फिर प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं और उसके बाद नेसेसरी चेंजेस करते हैं उसमें। ठीक है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रियलाइजिंग द डिज़ाइन एज ए प्रोग्राम। और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एक प्रोसेस होती है जिसमें हम रियलाइज़ करते हैं जो डिज़ाइन है। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में हमने एक डिज़ाइन बना दिया था उसको एज अ प्रोग्राम रियलाइज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम उसको प्रॉपरली कोड कर पाएँ। अगर हमने प्रॉपरली डिज़ाइन उसको नहीं बनाया तो डिज़ाइन नहीं बन पाएगा, तो उसकी वजह से इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ओके, अब आता है बिल्ड और बाय। इसी के अंदर इन ए वाइड रेंज ऑफ डोमेन्स इट इज़ नाउ पॉसिबल टू बाय ऑफ द शेल सिस्टम्स कोड्स दैट कैन बी अडॉप्टेड एंड टेलर टू द यूज़र रिक्वायरमेंट्स। तो आज के डेट में हमारे पास कई सारे ऐसे डोमेन्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, या सिस्टम्स को बाय कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, और हमें इसमें कुछ टेलर्ड कस्टम वाले चेंजेस भी हमारे हो जाएंगे। ठीक है, लाइक ओपन सोर्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं तो उसमें क्या होता है हम अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। सेम वे में यहाँ पर भी हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन सिस्टम्स में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, कोड्स में फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू इम्प्लीमेंट ए मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम you can buy a package that is already used in hospitals. It can be cheaper and faster to use this approach rather than developing a system in a conventional programming language. एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि अगर हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम का हमको सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, इसका पैकेज बाय कर लेंगे। ठीक है, जो मोस्टली हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है, और हम उसको यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए चीपर होगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, किसी और क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया गया था, बट उन्होंने इसको पब्लिकली सेल भी करना शुरू कर दिया है ताकि और भी लोग उसको यूज़ कर पाएँ। तो इससे क्या हुआ, जो डेवलपमेंट टीम है या डेवलपिंग कंपनी है उसकी तो रेवेन्यू बढ़ेगी, बट जो क्लाइंट्स होंगे उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट्स उसमें कुछ नहीं दी जाएंगी, केवल हमारे पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी तैयार है, हमको उसको देना होता है या इंस्टॉल करना होता है दूसरे सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा चीपर हो जाता है। When you develop an application in this way, the design process becomes concerned with how to use the configuration features of that system to deliver the system requirements. जब हम डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन इस तरह से, ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है डिज़ाइन की वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाती है कि कैसे हम कॉन्फ़िगरेशन फीचर को सिस्टम के हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और डिलीवर करेंगे जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको। ठीक है, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारे पास प्रॉपर तरीके से हम इन सभी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस, तो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस टॉपिक है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेसेस इन्वॉल्व डेवलपिंग अ नंबर ऑफ डिफरेंट सिस्टम मॉडल्स। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें नंबर ऑफ मॉडल्स बनाने होते हैं। ठीक है, पहले उससे हम स्ट्रक्चर्ड करते हैं प्रॉपर तरीके से, और इसको हम नंबर ऑफ मॉडल्स बनाते हैं, फिर उसमें से बेस्ट चेक करते हैं। ठीक है, दे रिक्वायर ए लॉट ऑफ एफर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज मॉडल्स एंड फॉर स्मॉल सिस्टम्स दिस मे नॉट बी द कॉस्ट इफेक्टिव।
तो ये जब मॉडल्स बनाते हैं हम डिफरेंट, तो इसमें क्या होता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो एफर्ट क्यों लगते हैं, क्योंकि जो हमारा मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट मॉडल्स हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे एफर्ट भी जाएंगे डेवलपमेंट में और उनके फिर मेंटेनेंस भी होगी इन मॉडल्स की, ठीक है। तो जो स्मॉल सिस्टम्स होते हैं वो वहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि अगर जो छोटे छोटे सिस्टम्स हो गए, लाइक हमने अगर वहाँ पर मॉड्यूल अपना जो मॉडल है हमने यूज़ करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। हाउएवर फॉर लार्ज सिस्टम्स डेवलप्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, डिज़ाइन मॉडल्स आर एन इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन मैकेनिज्म। बट जहाँ भी लार्ज सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो डेवलप किए जाते हैं, वहाँ पर ये डिज़ाइन मॉडल्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन का पार्ट रहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन मैकेनिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लार्ज सिस्टम है और वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एज अ टीम। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस स्टेज, देयर आर अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेसेस दैट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन प्रोसेस होते हैं जो डिपेंड करते हैं बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो किस टाइप से प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं। कॉमन एक्टिविटीज़ यहाँ पर क्या होती हैं, लाइक डिफाइन द कॉन्टेक्स्ट एंड मोड्स ऑफ यूज़ द सिस्टम। तो यहाँ पर हमें कॉन्टेक्स्ट डिफाइन करना होता है और मोड कि किस टाइप से हम यूज़ कर रहे हैं। डिज़ाइन द सिस्टम आर्किटेक्चर, हम सिस्टम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, हम यहाँ पर प्रिंसिपल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। डेवलप डिज़ाइन मॉडल्स को हमें डेवलप करना होता है। स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट इंटरफेसेस, तो इंटरफेस हमारा जो होता है कि किस टाइप से हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा, उसका फ्रंट एंड जो होगा वो हमें स्पेसिफाई करना होता है। एग्जाम्पल प्रोसेस इलस्ट्रेटेड हेयर यूजिंग अ डिज़ाइन फॉर अ वाइल्डरनेस वेदर स्टेशन। तो अगर हम बात करें तो एक प्रोसेस जो वेदर स्टेशन पे हमारे यूज़ होती है उसके वाइल्डरनेस को चेक करने के लिए, ठीक है। अब आता है सिस्टम कॉन्टेक्स्ट एंड इंटरेक्शंस। अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सॉफ्टवेयर दैट इज़ बीइंग डिज़ाइंड एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल फॉर डिसाइडिंग। तो यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करनी होती है रिलेशनशिप्स को कि बिटवीन सॉफ्टवेयर में, ठीक है, कि कौन सा सॉफ्टवेयर है और किस टाइप से वो डिज़ाइन किया गया है, उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स क्या होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों पर, ठीक है। हाउ टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सिस्टम फंक्शनलिटी, हम किस टाइप से प्रोवाइड करेंगे जो रिक्वायर्ड सिस्टम की फंक्शनलिटी है और उसको हम किस टाइप से स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो लेट्स यू एस्टेब्लिश द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। सेटिंग द सिस्टम बाउंड्रीज हेल्प्स यू डिसाइड what features are implemented in the system being designed and what features are in other associated systems। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है, हमें कॉन्टेक्स्ट को समझना होता है और एस्टेब्लिश करनी होती है बाउंड्रीज उसमें, ठीक है, सिस्टम की। और फिर सिस्टम की जो बाउंड्रीज होती है उनको हम सेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन से फीचर्स हमें इम्प्लीमेंट करने हैं सिस्टम के अंदर, ओके। फिर Context and interaction models. A system context model is a structural model that demonstrates the other system in the environment of the system being developed. तो एक सिस्टम कॉन्टेक्स्ट मॉडल क्या होगा, एक स्ट्रक्चरल मॉडल होता है जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दूसरे सिस्टम्स के साथ में और कौन सा एनवायरनमेंट का सिस्टम वहाँ पर डेवलप किया गया है, ठीक है। एन इंटरेक्शन मॉडल इज़ अ डायनामिक मॉडल दैट शोज हाउ द सिस्टम इंटरेक्ट्स विद इट्स एनवायरनमेंट एज इट इज़ यूज्ड। तो इंटरेक्शन मॉडल क्या होता है, इंटरेक्शन मॉडल वो होता है जो डायनामिकली चेंज करता रहता है अपने आप को और जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा वैसे वैसे वो अपने आप को भी चेंज करता रहेगा। ये इसका डायग्राम आ गया। कंट्रोल सिस्टम, वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेदर स्टेशन और सैटेलाइट। तो इस टाइप से हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, वेदर स्टेशन का जो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट होता है। तो वेदर स्टेशन है, वहाँ से हमारा कंट्रोल सिस्टम रहेगा और वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम और जो कि सैटेलाइट से कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अब वेदर स्टेशन यूज़ केस क्या होता है, इसमें हमारे पास डेटा रहता है कि कैसे हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है। वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या आएगा, रिपोर्ट आएगी वेदर की और रिपोर्ट का स्टेटस आएगा। और कंट्रोल सिस्टम के अंदर रीस्टार्ट होगा, शटडाउन, रिकॉन्फ़िगर, पावर सेव, रिमोट कंट्रोल, ये सभी चीज़ें कंट्रोल सिस्टम के अंदर आती हैं। यूज़ केस डिस्क्रिप्शन, रिपोर्ट वेदर,
तो हमारे पास अब जो है रिपोर्ट वेदर है, उसका हम यूज़ केस डिस्क्रिप्शन करेंगे। यूज़ केस क्या है? रिपोर्ट वेदर। एक्टर्स कौन कौन से हो गए जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया? वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम और वेदर स्टेशन, ठीक है। जो भी हमने सिस्टम यहाँ पे यूज़ किए वो एक्टर्स आ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन, द वेदर स्टेशन सेंड्स अ समरी ऑफ द वेदर डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इन द कलेक्शन पीरियड to the weather information system. The data sent are the maximum, minimum and average ground and air temperature. तो यहाँ पर क्या है, जो वेदर स्टेशन है वो सेंड करेगा समरी रिपोर्ट किसकी? वेदर डेटा की, जो कलेक्ट की गई है उसके डिफरेंट मशीन्स को यूज़ करके वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। और ये डेटा जो सेंड किया जाएगा वो मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज ग्राउंड पर जाएगा एयर टेम्परेचर के साथ में। जो मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज एयर रहेगा प्रेशर का, वो मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज विंड स्पीड क्या रहेगी, द टोटल रेनफॉल की रेनफॉल कितना होने वाला है टोटल, एंड द विंड डायरेक्शन एज इट इज एज सैम्पल्ड एट 5 मिनट्स इंटरवल। तो विंड की डायरेक्शन भी जो सैम्पल की गई है 5 मिनट्स के इंटरवल पर। स्टिमुलस, द वेदर इंफॉर्मेशन system establishes a satellite communication link with the weather station and requests transmission of the data। तो जो स्टिमुलस रहेगा वो क्या रहेगा? वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो एस्टेब्लिश करेगा सैटेलाइट से कम्युनिकेशन लिंक, ठीक है, जो वेदर स्टेशन पर रहेगा और रिक्वेस्ट करेगा ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कि इसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है। फिर रेस्पॉन्स, द समराइज डेटा इज सेंड टू द वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जो समराइज डेटा होगा वो कहाँ जाएगा? वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम पर सेंड कर दिया जाएगा। कमेंट्स, वेदर स्टेशन आर यूजली आस्क्ड टू रिपोर्ट वंस पर आवर बट दिस फ्रीक्वेंसी में डिफर फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एंड मे बी मॉडिफाइड इन द फ्यूचर। तो जो भी वेदर स्टेशन होते हैं उनको 1 घंटे पर रिपोर्ट करने के लिए बताया जाता है कि इस फ्रीक्वेंसी में उनको रिपोर्ट करना है, बट ये कंडीशन के बेसिस पर चेंज हो सकती है स्टेशन टू स्टेशन, ठीक है। अब आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।